कक्षा 8 पाठ 19 मनुष्यता। प्रस्तुत कविता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसमें मानव के सच्चे धर्म मनुष्यता या मानवता का परिचय कराया गया है। आइए इसे लय व तान से पढ़ते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यों मरो की याद जो करें सभी। हुई न यों सुमृत्यु जो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही कि जो न जिया आपके लिए। यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मन में विचार लो कि मृत्यु तो आनी ही है, हम सब मृत्यु हैं, हमें सबको एक न एक दिन मरना ही है। तो इसलिए मृत्यु से कभी डरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मृत्यु से मत डरो, मरना तो है एक दिन, लेकिन अब उसमें क्या कंडीशन है, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। जितने भी दुनिया में लोग आए हैं, जो भी जीव है, जंतु है, मनुष्य है, सबको एक न एक दिन जाना है, सभी जाएंगे। तो कोई ना कोई ऐसा स्पेशल कार्य करे कि भाई वो बहुत बढ़िया आदमी था, तो मरो, ऐसे मरो कि सब याद करें। जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो सब आपको कहेंगे बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छी औरत थी, वो तो बहुत अच्छी लड़की थी। कुछ इस तरह का आपके लिए सारी दुनिया सोचे। तो मृत्यु हो आप, पढ़ना तो है ही, मृत्यु से डरो भी मत, और मरो ऐसे मरो कि सब लोग आपको याद करें। हुई न यो सुमृत्यु जो वृथा मरे वृथा जिए। किसी ने कोई अच्छा काम करा नहीं अपनी लाइफ में और मर गए, तो वो सुमृत्यु तो हुई नहीं, तो उनका तो जीना भी बेकार और मरना भी बेकार, कोई विशेष फायदा उनका मतलब कोई स्पेशलिटी नहीं है। मरना तो है, सभी मरेंगे, वो तो सुमृत्यु तो हुई नहीं क्योंकि कोई अच्छा काम करा नहीं। मरा वही वही कि जो जिया ना अपने लिए। मृत्यु उसी की मृत्यु है, जीवन उसी का जीवन है जो अपने लिए नहीं जिया, उसने परोपकार के कार्य किए, दूसरों के भले के लिए कार्य किए, उसके जीवन भी उसका सफल है और मृत्यु भी उसकी सफल है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप चरें, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पशु प्रवृत्ति है तो कि कहीं से खाना मिल गया तो खाने लगे फटाफट फटाफट, जैसे डॉग होते हैं, आपने रोटी डाल दी तो बस आके फटाफट खा लिया, दूसरा आ गया तो उसको हुड़ कर दिया, लड़ने लगे आपस में। तो ये तो पशु प्रवृत्ति है कि अपना अपना चर लिए के। तो अब मनुष्य तो वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए भी जिए। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ चित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयाल दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अति भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी कभी भी अपने चित्त में, अपने मन में अहम घमंड मत पालो। मद में, पैसे में अंधे मत हो। अपने आप को ये मत जानो कि मैं सनात हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सभी सनात हैं, अनाथ कोई भी नहीं है। सभी के साथ त्रिलोकनाथ हैं। त्रिलोक मतलब तीनों लोकों के नाथ, त्रिलोक तीन लोक, तीनों लोक के नाथ कौन होते हैं, भगवान। तो भगवान सभी के साथ हैं। दयाल दीन बंधु, दीनों के बंधु, उनके बहुत बड़े बड़े विशाल हाथ हैं, वो सबको अपना मानते हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचो कि आप ही सनात हैं, आप ही का ही सब कुछ है। अनाथ तो कोई भी नहीं है, सभी के साथ भगवान है, त्रिलोकनाथ है, दीन बंधु हैं। अतः भाग्यहीन अधीर भाव जो भरे, वह भाग्यहीन है जो अपने अंदर ऐसा भाव भरता है कि मैं सब कुछ हूँ। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, जो परोपकार करे वही मनुष्य है जो मनुष्य। मरे से मतलब हर जगह मृत्यु, मरने का मतलब मरना नहीं है, मौत नहीं है। मरे का मतलब जैसे कहते हैं ना कई बार प्यार से, ही तो उसी के लिए मरे जा रहा है, ये तो उसी को चाहते हैं, इस तरह से। तो मनुष्य वही है जो दूसरों को चाहे, दूसरों का परोपकार करे। परोपकार मतलब, परोपकार का तो मतलब ही दूसरों पर उपकार होता है। तो मनुष्य वही है जो परोपकार करे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत विघन जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। यही समर्थ भाव है कि तारता हुआ चले, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अभिष्ट मार्ग में, अभिष्ट मतलब भाई सभी का अलग अलग रास्ता होता है। कोई कुछ करना चाहता है, कोई किसी लाइन में जाना चाहता है, किसी का मन तो यह है कि भाई मुझे तो डॉक्टर बनना है, किसी का मन यह मुझे तो इंजीनियर बनना है, किसी का मन यह मुझे तो अपना बिजनेस करना है। तो सबके अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। हम जो भी हैं संसार में जितने भी मनुष्य हैं, सबके अलग अलग कर्म हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं,
तो सबके अलग अलग फल भी हैं, उनको वैसे ही फल मिलते हैं। तो आपको जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग पर सहर्ष खुशी से खेलते हुए चलो, खुशी खुशी चलो, अनिच्छा से नहीं कि यार मुझे तो जाना पड़ रहा है, मुझे तो ये करना पड़ रहा है ना। अपनी मर्जी से खुश, जिस मार्ग पे आपको जाना है उस मार्ग पर खुशी से चलो। विपत्ति विघ्न जो पड़े ढकेलते हुए, रास्ते में जो भी विपत्ति आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको ढकेलो। ये मत सोचो मैं तो इधर से निकल जाता हूँ, ये करना पड़ेगा, बच जाऊँ, नहीं। किसी भी विपत्ति से मत डरो, किसी भी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का समाधान ढूंढो, उसको सॉर्ट आउट करो और आगे बढ़ते चलो। हाँ, इसमें ये ध्यान रखना है कि आपस में हेल मेल, सबसे मिलना जुलना वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। कभी भी भिन्नता, दूसरे से अपने आप को अलग मत मानो, अपने को श्रेष्ठ, दूसरों को तुच्छ, ऐसा कुछ नहीं। सब में कोई सब समान है, कोई भिन्नता नहीं है, सब में हेल मेल रहना चाहिए। उसी प्रकार अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, अतर्क जिसमें कुछ बहस ही नहीं करनी, कोई लॉजिक ही नहीं ढूंढना। एक पंथ है, एक ही रास्ता है, क्या? परोपकार का। उसके सभी सतर्क, सभी उस पर सतर्क होकर, सावधान होकर उस रास्ते पर सभी बढ़े, परोपकार के रास्ते पर, अच्छे मार्ग पर। यही समर्थ भाव है कि ताड़ता हुआ तरे। ताड़ता से मतलब औरों की भलाई करता हुआ, तारना मतलब औरों की भी भलाई करना, औरों की भलाई करता हुआ अपना भी भला करते हुए आगे निकल जाओ। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। अंत में फिर वही लाइन आती है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ है, सही विकल्प को सही का निशान लगाना है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पंक्तियों का अर्थ संदर्भ सही बताइए। संदर्भ बताया था आपको, जैसे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ का नाम से ली गई है। इस कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसमें कवि ने मनुष्य को मनुष्यता के विषय में समझाया है या मनुष्यता के विषय में बताया है। फिर प्रसंग लिखेंगे, जो भी लाइन है जिसका अर्थ लिख रहे हैं उसी से थोड़ा सा उसका जिस्ट हम उसमें देंगे, सार उसमें देंगे प्रसंग में, और उसके बाद भावार्थ में उसको एक्सप्लेन कर करके, उसको व्याख्या करके लिखेंगे, समझा के लिखेंगे। प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित शब्दांशों के लिए एक शब्द, शब्दांशों के लिए एक शब्द का मतलब है कई शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखना। जो ऊपर कहा जा चुका है, उपरोक्त, ऊपर, उक्त कहा गया, उपरोक्त, उसके लिए एक शब्द हो गया उपरोक्त। वस्तु को खरीदने वाला, बेचने वाला तो विक्रेता होता है। क्रेता, क्या में नीचे रहता, इस तरह से इनको। चतुर्भुज, किसी कार्य में निपुण, दक्ष, तो ये एक शब्द हो गया। प्रस्तुत कविता में तुक शब्द आए हुए हैं। निम्न शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। जिए, किए, इस तरह से। चरे, मरे। संधि विच्छेद, मदांध, मद प्लस अंधा, मद प्लस अंध। उपसर्ग, सहर्ष में स है, अनाथ में ए है। मानवता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, चर्चा करके स्पष्ट कीजिए, यहाँ लिखिए। मतलब सभी के साथ मानवता, कहते हैं कि हर इंसान में भगवान छुपा होता है, तो हम अच्छे इंसान बने और दूसरों को उतना ही महत्व दें, दूसरों के साथ वही व्यवहार करें जो हमें अपने लिए पसंद है। हमें मानव होने के नाते मनुष्यता को अपनाना चाहिए। मनुष्यता में कृपा, दया, नैतिकता, अहिंसा आदि को भी सम्मिलित करना चाहिए। निम्नलिखित कवियों को पहचान कर उनके नाम, उनके जन्म तथा प्रमुख रचनाओं को लिखिए। पाठ समाप्त हुआ। दृष्टिहीनों की दीक्षा केवल पढ़ने के लिए। C5 जनकपुरी, नई दिल्ली। प्रिय सखी चित्रिशा, ये किसी ने पत्र लिखा है, 10 फरवरी 20 लिखा है, आगे सन नहीं लिखा। इस पत्र में तुम्हें नेत्रहीनों की शिक्षा के विषय में जानकारी दे रही हूँ। मुझे आशा है इससे तुम्हारे ज्ञान में वृद्धि होगी। कल ही हमारी कक्षा में रवि ने प्रवेश लिया है। वह नेत्रहीन है, सामान्य रूप से अन्य बालकों के समान ही दिखाई देता है, बस आंखों के बिना पढ़ेगा कैसे। तब हमारी अध्यापिका ने बताया कि रवि जैसे दृष्टिहीन बालक एक विशेष लिपि द्वारा पढ़ते और लिखते हैं। इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। इस लिपि का आविष्कार फ्रांस में लुई ब्रेल ने किया था, अतः इस लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। इस लिपि में एक विशेष औजार, सुई की नोक से मोटे कागज पर बिंदुओं को उभार कर अक्षर बनाए जाते हैं।
मोटे कागज पर सुई की नोक से उभार कर जिससे टच करके फील कर लेते हैं कि ये है। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। इनको विभिन्न रूपों में मिलाकर अक्षर उभारे जाते हैं। इन अक्षरों पर दृष्टिहीन उंगली फेरकर आसानी से विषय वस्तु को पढ़ लेते हैं। उन्हें दिखाई तो देगा नहीं, वो ऐसे हाथ फेरकर पढ़ लेंगे। अब मैं तुम्हें लुई ब्रेल के बारे में बताना चाहूँगी। लुई ब्रेल का जन्म पेरिस के निकट एक कस्बे में 4 जनवरी 1809 को हुआ। बाल्यावस्था में पिता की कार्यशाला में एक नुकीले औजार से आंख में चोट लगने के कारण उनकी दृष्टि सदा के लिए जाती रही, पर लुई ने हार नहीं मानी। उसके पिता ने उनके लिए एक पतली छड़ी बना दी। इसके सहारे वह अपना रास्ता खोजने लगा। ऐसे ऐसे सन 1819 में वह पेरिस के एक स्कूल में पढ़ाने के लिए गया। यह ब्लाइंड स्कूल था, अंधों के लिए स्कूल था। यहाँ पर पढ़ाई करते समय उसने चमड़े की चप्पल बनाने तथा कुर्सी बुनने का काम सीखा। पढ़ाने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए गया वो एक स्कूल में। जब वो अंधे हो गए थे तो चलने फिरने के लिए तो उन्हें एक छड़ी दे दी गई थी। स्कूल में पढ़ने भेजा, अंधे बच्चों के स्कूल में। तो वहाँ उन्होंने चमड़े की चप्पल कुर्सी बनाने का काम सीखा। शाम के समय लुई पियानो बजाता था। वहीं रहकर लुई ने 15 वर्ष की आयु में इस क्रांतिकारी लिपि का आविष्कार कर दिखाया। तो स्कूल में रहकर ही उसने 19 वर्ष की आयु में पढ़ाई पूरी कर ली। इसके पश्चात लुई को वहीं शिक्षक के पद पर कार्य करने का अवसर मिला। जिसे उन्होंने सोचा भी अब मैं क्या ही करूँगा, मैं खुद अंधा हूँ, इन्हीं बच्चों को पढ़ा लेता हूँ। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को, अपनी क्रियाशीलता को चलाते हुए रखा। लुई ने सामान्य पुस्तकों को ब्रेल लिपि में लिखने के लिए अनथक प्रयत्न किया। अब उन्होंने देखा कि ये जो किताब है इसे तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, तो सुनने से ही ज्ञान प्राप्त किया है मैंने। अब इस किताब को मैं ऐसी लिपि में लिख दूं कि और लोग पढ़ पाएँ जो अंधे हैं। इस प्रकार उसने नेत्रहीनों के अंधकार में जीवन में प्रकाश की किरणें बखेर दी। रवि भी बहुत परिश्रमी है। उसके पास एक सफ़ेद छड़ी है। वह इसकी सहायता से अपना स्वयं रास्ता ढूंढ लेता है। जो रवि आया इनके स्कूल में, अब उसकी बात आ गई है, अब लुई की बात खत्म हो गई है। हम सब पढ़ाई में उसकी मदद करेंगे। हम उसे पुस्तक पढ़कर सुनाएंगे। वह अध्यापिका को पढ़ाए पाठ को टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लेता है। वो क्या करता है, उसे जो मैम बोलती है उसको रिकॉर्ड कर लेता है। अब तो ज़माना बदल गया, अब तो नई नई चीज़ें आ गई। और एकांत पे बैठकर बार बार सुनता है तो उसे याद हो जाता है। ये भी सही तरीका है। यह दृष्टिहीन बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी जीविका कमाते हैं। ये शिक्षक, वकील, पत्रकार, संगीतज्ञ के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। अंधे लोग बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और मेरी भी नॉलेज में एक टीचर थे, वो मैथ पढ़ाया करते थे। हमारे मतलब जिस स्कूल में मैं प्रिंसिपल थी उस स्कूल में मैथ पढ़ाते थे। अपनी छड़ी स्कूटर पे आते थे वो, मतलब वैसे वाला स्कूटर था उनका, 3 पहियों वाला। साथ में कोई ना कोई होता था। जो बंदा था जो उनके साथ होता था वो उन्हें गेट तक तो छोड़ देता था, लेकिन उसके बाद वो अपनी छड़ी से रूम में आते थे और ओरली बच्चों को समझाते थे। उसके बाद चेक करने के लिए दूसरा स्टूडेंट उनकी हेल्प करता था कि इसका आंसर ये आया है। थोड़ा दिक्कत तो होती थी, वो भी ऐसे स्कूल में जहाँ पे जनरल बच्चे हैं, जनरल टीचर हैं, वहाँ दिक्कत होगी। लेकिन जहाँ उनके अकॉर्डिंग माहौल मिला होता है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, तो वहाँ इन लोगों को दिक्कत नहीं होती होगी। लेकिन फिर भी यहाँ नॉर्मल टीचर्स, नॉर्मल स्टूडेंट के साथ भी वो अच्छे से अपना काम कर पा रहे थे। तो सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हम इनकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। आशा है कि यह संकेत समझ गई होंगी। शेष कुशल तुम्हारी अभिनय की गरिमा।